हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेट क्लैरिटी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 का सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट बिजनेस फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएम थ्योरी यानी मॉडग्लानी मिलर थ्योरी। पीवाईक्यूज अगर आप एनालाइज करें पास्ट 10 ईयर्स के, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं एमएम थ्योरी पर। सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू फ्लडेड है एमएम थ्योरी से, क्योंकि एमएम थ्योरी थोड़ी सी टेक्निकल है और थोड़ी सी ज़्यादा कंसेप्चुअल है, और थोड़ी सी ज़्यादा इन डेप्थ है एज कम्पेयर टू नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। एंड आफ्टर दिस क्लास आई प्रॉमिस यू कि आपने अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, वेदर इट इज स्टेटमेंट बेस्ड, whether it is assertion and reasoning based, whether it's filling the blanks, whether it's match the column। जो कि सारे पीवाईक्यूज भी हैं, मैं आपको सारे पीवाईक्यूज भी करवाऊंगी एमएम थ्योरी के, जो कि पास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। सो वॉच द लेक्चर टिल द एंड। तो चलिए, लेट अस क्विकली स्टार्ट with our theory, which is the Modigliani Miller theory, which is the MM version. First, once you understand the concept, I would suggest you कि आप जो है उसके बाद पीवाईक्यूज भी जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आप एक बार खुद वीडियो को पॉज कर कर पीवाईक्यू खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, सो दैट यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आर यू एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट और नॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरी के साथ। ये जो थ्योरी है एमएम थ्योरी, ये एक्चुअल में दो लोगों ने मिलकर दी है। नेट इनकम थ्योरी डेविड ड्यूरेंट ने दी थी, नेट ऑपरेटिंग इनकम भी डेविड ड्यूरेंट ने दी थी। देन हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी थी जो कि एजरा सोलोमन ने दी थी। ये इकलौती ऐसी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है जो दो लोगों ने मिलकर दी है, दैट इज वन इज फ्रैंको मॉडगिलानी एंड सेकेंड इज मर्टन मिलर। ये दोनों ही नोबेल प्राइज विनर्स थे। इन दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दी है ना। एक चीज याद रखिएगा, एमएम जो थ्योरी है वो टू वर्जन्स में दी गई है, दो वर्जन है इस थ्योरी के। पहला वर्जन जो है वो है इन एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस, जब एमएम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्सेस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। और दूसरा वर्जन इस थ्योरी का जो दिया गया है वो दिया गया है इन प्रेजेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस, जब कॉर्पोरेट टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे मैंने आपको नेट इनकम अप्रोच या नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी पढ़ाई है, तो पहले हमेशा जब आप ये थ्योरी पढ़ रहे हैं तो पहले आपको नेट इनकम क्लियर होनी चाहिए, नेट ऑपरेटिंग इनकम भी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये दोनों थ्योरी समझ में आ गई तो ऑटोमेटिकली एमएम वर्जन समझ में आ जाएगा। द रीजन इज, नेट इनकम अप्रोच जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है एमएम के सेकेंड वर्जन से, जब प्रेजेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल है। एंड जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है आपकी, वो बिल्कुल आइडेंटिकल है एमएम के फर्स्ट वर्जन से, जो कि है इन एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस। नेट ऑपरेटिंग इनकम बिल्कुल इसके जैसी ही है, एंड नेट जो इनकम अप्रोच है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी प्रेजेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम आपने नहीं पढ़ी है, डू चेक इट आउट ऑन माई चैनल। आपको मिल जाएगा वो वीडियो जिसमें मैंने बहुत डिटेल में दोनों थ्योरीज को समझाया है विथ द पीवाईक्यूज। ठीक है, चलिए आते हैं, हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे, बट प्लीज पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। अब इन एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स हम पहले पढ़ रहे हैं, राइट? तो इन एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स में मैंने जैसे कहा कि वो बिल्कुल आइडेंटिकल है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की थ्योरी से। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की थ्योरी क्या कहती थी? वो ये कहती थी कि भाई डेट और इक्विटी का कुछ भी मिक्सचर रख लो, 40% डेट रख लो, 60% इक्विटी रख लो, 60% इक्विटी रख लो, 40% डेट रख लो, 30% डेट रख लो, 70% इक्विटी रख लो, 70% इक्विटी, 30% डेट, कुछ भी मिक्स रख लो आप डेट और इक्विटी का। 80% इक्विटी रख लो, 20% डेट रख लो, वॉट एवर मिक्स यू वॉन्ट टू कीप इट, उसका कोई भी फर्क, कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी फर्क आपकी फर्म की वैल्यू पर नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर आप कैसा भी रख लें, उसका फर्क वैल्यू ऑफ फर्म पर कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, उसका कोई लेना देना नहीं है कैपिटल स्ट्रक्चर से। अब इस थ्योरी के अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अजम्पशंस पे मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा गया है, जैसे मैंने कहा है। अजम्पशंस, अगर पहला अजम्पशन देखें तो एमएम मॉडल मानता है कि कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट। अब यहाँ पे परफेक्ट का मतलब क्या है?
परफेक्ट का मतलब है कि कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या, दैट देर आर सो मेनी सेलर्स एंड देर आर सो मेनी बायर्स। बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं। तो कोई एक सेलर या कोई एक बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे हैं भाई, राइट। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप सब्जी मार्केट में जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं, अब आलू बेचने वाले भी बहुत सारे हैं, आलू खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं। तो कोई एक सेलर पटेटो की प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई एक बायर पटेटो की प्राइस प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो अगर मैं कैपिटल मार्केट की बात करूं यहाँ पे, तो सेलर्स का मतलब क्या, जो फाइनेंस रेस कर रहे हैं, यानी जो बोरोवर्स हैं वो भी बहुत सारे हैं, यानी कंपनीज जो शेयर्स इशू कर रही हैं वो भी बहुत सारी हैं, और इन्वेस्टर्स भी बहुत सारे हैं। तो कैपिटल मार्केट्स क्या है, परफेक्ट है। इन्वेस्टर्स फ्रीली सिक्योरिटीज को, स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। देन इन्वेस्टर्स जो है वो बोरो भी कर सकते हैं विदाउट रेस्ट्रिक्शंस एट पार विद द फर्म्स, यानी फंड्स भी जो है वो बोरो कर सकते हैं। अब फंड्स बोरो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स रैशनल हैं, उनको पता है वो वही सिक्योरिटी या वही स्टॉक खरीदेंगे। रैशनल का मतलब क्या, वो लोग जो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं विथ मिनिमम कॉस्ट। रैशनल है इन्वेस्टर्स, उनको रिस्क के बारे में, रिटर्न के बारे में उनको पूरी परफेक्ट जानकारी है, पूरे स्टॉक मार्केट के बारे में, पूरी सिक्योरिटीज के बारे में, ये हम अज्यूम करके चलते हैं। और क्योंकि ये थ्योरी का हम वर्जन इन एब्सेंस ऑफ इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको हमें बताया था इन एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स में हम पहला वर्जन पढ़ रहे हैं, तो हम मान रहे हैं कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता, एंड इसके साथ साथ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं लगेगी। जैसे जब हम शेयर्स खरीदता है कोई शेयर होल्डर तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है, तो वो भी नहीं लगेगी, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। एंड लास्ट अजम्पशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज 100% डिविडेंड पे आउट रेशो। 100% मतलब, डिविडेंड पे आउट रेशो का मतलब कि आप जितना कमा रहे हैं, लेट्स से कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो 100 करोड़ के प्रॉफिट में से रिटेन कुछ भी नहीं किया, सारा का सारा प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, यानी देर इज नो प्रॉफिट रिटेंशन। सारा का सारा डिविडेंड जो है वो आपने क्या कर दिया, पे कर दिया इन द फॉर्म ऑफ, सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो आपने किसके फॉर्म में पे कर दिया, आपने डिविडेंड के फॉर्म में क्या कर दिया, उनको पे कर दिया, ठीक है। ये वाला हम अजम्पशन मान के चलते, देयर इज अ 100% डिविडेंड पे आउट रेशो। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। वॉट एवर, जैसे मैंने बताया, कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी रख लीजिए आप, फर्म की वैल्यू पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ भी डेट इक्विटी का रेशो रख लीजिए आप, फर्म की वैल्यू का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इक्विटी की कॉस्ट कैपिटलाइजेशन रेट के इक्वल है, ये कैपिटलाइजेशन रेट आप दिमाग में रखिएगा। अभी ना हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिससे आपको कंप्लीटली इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी एमएम थ्योरी की, राइट। तो कैपिटलाइजेशन रेट या इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक ही बात है, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ फर्म, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन है एमएम थ्योरी का, जो ये कहता है दैट द वैल्यू ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैल्यू ऑफ फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई भी जो है वो लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो प्रोपोजिशन कहता है द वैल्यू ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। पर मैंने आपको पिछली थ्योरीज में भी बताया था कि वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा, चाहे आप कोई भी थ्योरी पढ़ें, चाहे आप नेट इनकम पढ़ें, चाहे नेट ऑपरेटिंग इनकम पढ़ें, कोई भी थ्योरी पढ़े, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, जो कि क्या होता है, EBIT डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। और वैल्यू ऑफ फर्म आती कैसे है, कितनी इक्विटी है प्लस कितना डेट है। मैंने एक शायद नेट ऑपरेटिंग इनकम या नेट इनकम थ्योरी में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी करवाया है जिसमें मैंने आपको इक्विटी निकालना, वैल्यू ऑफ फर्म निकालना भी फॉर्मूले के थ्रू समझाया है। एनटीए पूछ सकता है क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हार्डली 1 मिनट ही लगता है, तो ऐसे क्वेश्चन जिनको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता वो एनटीए पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला याद रखना है, दैट वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं एमएम मॉडल में ये कहता है, ये अब जो पॉइंट आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएम मॉडल कहता है कि दो फर्म्स आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल मतलब हर चीज में आइडेंटिकल, राइट।
सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर को छोड़कर, यानी आइडेंटिकल का मतलब उनकी वैल्यू ऑफ फर्म भी जो है वो सेम है, वो सेम ही काम कर रही हैं, सेम काइंड ऑफ रिटर्न कमा रही हैं, सेम लेवल ऑफ सब कुछ है, उनका बिजनेस लेवल हर चीज़ सेम है बिल्कुल। सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, जैसे लेट्स से एक्स फर्म है, वाई फर्म है, दोनों आइडेंटिकल फर्म से सेम ही काम करते हैं, सेम ही कैपिटल है। जैसे लेट्स से सपोज एक्स ने भी 1 करोड़ की कैपिटल का ही कैपिटल स्ट्रक्चर है और वाई का कैपिटल स्ट्रक्चर भी 1 करोड़ का है। सो आइडेंटिकल है, सेम ही लेवल ऑफ रिटर्न कमा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इनका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है। सपोज एक्स ने 60% डेट और 40% इक्विटी ले रखी है और वाई ने 40% डेट और 60% इक्विटी ले रखी है। तो सब कुछ सेम है बट कैपिटल स्ट्रक्चर अलग, अगर अलग है तो भी इन फर्म्स की अर्निंग्स क्या होंगी, सेम ही होंगी। यानी अगर ये एक्स फर्म है और ये वाई फर्म है, एक्स ने भी 1 करोड़ का कैपिटल स्ट्रक्चर है, वाई का भी 1 CR का कैपिटल स्ट्रक्चर है। एक्स का लेकिन क्या है, 60% डेट है, 40% इक्विटी है, राइट। एंड वाई का जो है जस्ट ऑपोजिट है, लेट से 40% इक्विटी है, 60% डेट है। तो दोनों फर्म्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर को छोड़कर, कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों का अलग है, फिर भी वो सेम लेवल की अर्निंग्स जो है वो कमाएंगी। अगर अप्रोच कहती है कि अगर इन फर्म्स की मार्केट वैल्यू वैसे तो सेम ही आएगी, वैसे तो सेम ही आएगी, लेकिन अगर फिर भी अलग आती है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, आर्बिट्रेज प्रोसेस होगा मार्केट में, और ये ऑटोमेटिकली होगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई दो फर्म्स हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, सेम ही कैपिटल से सेम ही बिजनेस कर रही हैं, सेम काइंड ऑफ रिटर्न लेट से जनरेट कर रही हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर ही बस अलग है उनका। फिर भी अगर उनकी वैसे तो मार्केट वैल्यू सेम ही रहेगी, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू अलग आती है तो मार्केट में क्या होगा, अप्रोच के हिसाब से आर्बिट्रेज प्रोसेस। इस आर्बिट्रेज पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, मैं आपको करवाऊंगी बाय द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप अगर ये आप समझ लेंगे कॉन्सेप्ट तो आप वो क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, जो कि PYQ है। तो अब ये आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या कहता है, मैम ये आर्बिट्रेज वर्ड है क्या, मतलब समझाइए इसका। तो ये जो दो आइडेंटिकल फर्म्स हैं, एक फर्म है लेवर्ड फर्म और एक फर्म है अनलेवर्ड फर्म, ठीक है। एक फर्म है लेवर्ड फर्म और एक फर्म है अनलेवर्ड फर्म। तो इस लेवर्ड और अनलेवर्ड को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, या एक लाइन, हमेशा जब भी आप बुक में टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे तो आपको एक ये लाइन देखने को मिलेगी, दैट इन आर्बिट्रेज प्रोसेस इन्वेस्टर्स विल सब्सटीट्यूट पर्सनल लेवरेज फॉर कॉर्पोरेट लेवरेज। ना ये लाइन सिर्फ एक लाइन है पर इसका मीनिंग बहुत डेप्थ है। तो इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि पहले तो कॉर्पोरेट लेवरेज का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट लेवरेज का मतलब कंपनी ने जो डेट उठाया है, यूज ऑफ डेट बाय द कंपनी इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसे कंपनी ने पैसा बोरो किया, वो कॉर्पोरेट लेवरेज है, ठीक है। कंपनी ए है, उसके पास 100 इक्विटी है, 100 डेट है, ठीक है। तो कंपनी क्या है, लेवर्ड कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी ने कॉर्पोरेट लेवरेज का, जब कंपनी कर्जा उठाती है उसको हम कॉर्पोरेट लेवरेज कहते हैं, सिंपल सी शब्दों में। पर्सनल लेवरेज क्या होता है, जब एक बोरोवर यानी जब एक इन्वेस्टर खुद कर्जा उठाता है, जैसे रिलायंस ने कर्जा उठाया, डेट उठाया, वो कॉर्पोरेट लेवरेज है। मैंने कर्जा उठाया एज अ बोरोवर, एज एन इन्वेस्टर, एज एन इंडिविजुअल, तो वो पर्सनल लेवरेज है। यानी इन्वेस्टर जब पर्सनल लोन लेता है शेयर्स को खरीदने के लिए, जैसे हम 50 रुपये बोरो कर रहे हैं शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो पर्सनल लेवरेज है, ठीक है। सो आई होप अभी तक पर्सनल लेवरेज और कॉर्पोरेट लेवरेज इस लाइन में आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज पर्सनल लेवरेज एंड व्हाट इज कॉर्पोरेट लेवरेज, ठीक है। आगे समझिएगा, आपको लेवर्ड और अनलेवर्ड बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर ये चीज आपने समझ ली यानी आपने थ्योरी का कोर समझ लिया पूरा। अब दो कंपनीज हैं, एक लेवर्ड है जिसको हम L से डिनोट करते हैं और एक अनलेवर्ड है जिसको हम U से डिनोट करते हैं। लेवर्ड कंपनी कौन है, लेवर्ड कंपनी वो है जो डेट का इस्तेमाल करती है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, राइट। अब क्योंकि वो डेट का इस्तेमाल करती है तो डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो उसकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम आती है, ये हम पिछले वाली थ्योरीज में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेट का इस्तेमाल करती है, तो वो रिटर्न अच्छा कमाती है, रिटर्न अच्छा कमाती है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। क्यों मैम रिस्क ज़्यादा है, कौन सी रिस्क ज़्यादा है, अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं तो आप बहुत ईजिली बता पाएंगे, फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैम डेट बहुत ज़्यादा उठा रखा है, कर्जा बहुत ज़्यादा उठा रखा है, तो इंसॉल्वेंट होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। वहीं पर कंपनी यू जो है उसने कोई कर्जा नहीं उठा रखा है। अब क्योंकि कोई कर्जा नहीं उठा रखा है तो रिटर्न भी कम कमाती है।
ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं कमाती, कम कमाती है एज कम्पेयर टू कंपनी एल। अब रिटर्न कम कमाती है क्योंकि रिस्क भी कम है, क्योंकि उन्होंने कर्जा नहीं उठा रखा है। ठीक है, तो आई होप आपको लेवर्ड और अनलेवर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंपनी लेवर्ड कहलाएगी और कौन सी कंपनी अनलेवर्ड। लेवर्ड और अनलेवर्ड, लेवर्ड मतलब जिसने कर्जा उठा रखा है, अनलेवर्ड मतलब जिसने कर्जा नहीं उठा रखा है। ठीक है, अब मार्केट में क्या होगा, कंपनी एल का जो प्राइस है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कंपनी यू। वही बात आ गई ना, यानी मार्केट वैल्यू इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू यू। तो जैसे मैंने कहा था, जैसे हमने बिगनिंग में यहाँ पर देखा था कि अगर लेवर्ड फर्म्स, ये दो आइडेंटिकल फर्म्स ही हैं, ठीक है, अगर इनका मार्केट वैल्यू अलग अलग है, जैसे अभी अभी आ रहा है लेवर्ड का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, तो मार्केट में कौन सा प्रोसेस होगा, आर्बिट्रेज प्रोसेस जो है वो होगा। अब ये आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है, क्योंकि एल का जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा है, यू का वैल्यू कम है, तो इन्वेस्टर्स आर्बिट्रेज करेंगे, इन्वेस्टर्स करेंगे। कैसे करेंगे, इन्वेस्टर्स जिन्होंने लेवर्ड कंपनी में अपना स्टेक खरीद रखा है, जैसे लेट्स से मैं आपको बताती हूँ, ये एक्स कंपनी, ये वाई कंपनी, एक्स जो है वो 40% इक्विटी 60% डेट लेती है, बहुत ज़्यादा डेट है। ठीक है, वाई कंपनी ने ज़्यादातर इक्विटी ही है, इनके पास डेट बहुत कम है, लेट्स से 20% ही डेट है, 80% इक्विटी है। तो आप बताइए इनमें से लेवर्ड कंपनी कौन सी कहलाएगी। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्स कंपनी लेवर्ड कंपनी है, वाई कंपनी अनलेवर्ड कंपनी है। तो अब क्या होगा, जो एक्स कंपनी है उसमें लेट्स से ए एक शेयर होल्डर है, वो इस एक्स कंपनी में शेयर बेचेगा और वाई कंपनी का शेयर खरीद लेगा। इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेज। इसको और इन डेप्थ में समझने के लिए समझिए। अच्छा, एक्स जो है, एक्स कंपनी में ए, एक्स कंपनी में जो ए का एक इक्विटी शेयर होल्डर है एक्स कंपनी में, ए अपना शेयर क्यों बेचेगा। एक्स कंपनी तो अच्छा कमा रही है ना भाई, डेट अच्छा है, रिटर्न भी अच्छा कमा रही है, हायर रिस्क है हायर रिटर्न है, बट तो फिर क्यों ए क्यों बेच रहा है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था लेवर्ड कंपनी में रिस्क, रिस्क का जो कंपोनेंट होता है वो ज़्यादा होता है, लेवर्ड कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स सेल द शेयर्स ऑफ लेवर्ड कंपनी बिकॉज इट्स ओवर वैल्यूड, एंड इन्वेस्टर्स जो है वो कौन सी कंपनी का शेयर खरीद लेंगे, ए जो है वो किस कंपनी का शेयर खरीद लेगा, वाई कंपनी का। ठीक है, क्योंकि ये सस्ता पड़ेगा उसको शेयर, क्योंकि एक्स कंपनी की मार्केट में क्या है, वैल्यू ज्यादा है, वाई कंपनी की वैल्यू कम है, क्योंकि ये अनलेवर्ड कंपनी है, डेट का इतना इस्तेमाल नहीं करती, तो ये सस्ता शेयर इस कंपनी का खरीद लेगा क्योंकि ये चीपर ऑल्टरनेटिव। मैं भी आपको मैथमेटिकली भी समझाऊंगी। ठीक है, अब क्योंकि एक्स कंपनी रिटर्न ज्यादा कमा कर दे रही थी, वाई कंपनी रिटर्न कम कमा कर दे रही थी, तो इन्वेस्टर सोचेगा यार मैं एक्स का छोड़ के वाई का खरीद रहा हूँ, तो रिटर्न तो कम कमाऊंगा। यहां पर आता है पर्सनल लेवरेज की बात। इन्वेस्टर पैसा बाजार से उठाएगा और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्टर क्रिएट्स द पर्सनल लेवरेज इंस्टेड ऑन रिलाइंग ऑन कंपनी लेवरेज। जैसे इसको फॉर एग्जांपल से समझिए, लेवर्ड कंपनी, अनलेवर्ड कंपनी। लेवर्ड कंपनी में किसी इन्वेस्टर ने पैसा, जैसे वो जो हमारी एक्स कंपनी थी उसमें इन्वेस्टर ने 100 रुपए लगा रखे हैं, अनलेवर्ड कंपनी ने इन्वेस्टर ने 100 रुपए हैं। ठीक है, राइट, ये ए है और ये बी है, ए ने इसमें 100 रुपए लगा रखे हैं, बी ने इसमें 100 रुपए लगा रखे हैं। अब ये कंपनी 20 रुपए रिटर्न कमा कर देती है, यानी 20% रिटर्न, और अनलेवर्ड कंपनी 15% रिटर्न कमा कर देती है, यानी 15 रुपीज रिटर्न कमा के देती है। अब क्योंकि ये लेवर्ड है तो ये रिस्की ज्यादा है, फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि कर्जा ज्यादा उठा रखा है। तो ए क्या करेगा, इस 100 रुपए जो इसने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं, इस सिक्योरिटी को सेल कर देगा, अपना इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट करेगा, बेचेगा। ठीक है, इन्वेस्टर विल डू व्हाट, सेल द एल कंपनी शेयर्स एंड गेट ₹100। और ये जो 100 रुपए इसने बेचे, 100 रुपए का जो वैल्यूएशन जो इसके पास इस कंपनी में था, शेयर्स थे इस कंपनी के, वो बेच के ये किसके शेयर खरीदेगा, वाई के शेयर खरीदेगा 100 रुपए के। पर मैम आप बोलेंगे कि मैम इसमें तो 20 रुपए रिटर्न कमा रहा था, इसमें तो 15 रुपए रिटर्न कमा रहा था, तो इसको तो लॉस होगा। यहीं पर पूरा आर्बिट्रेज का गेम है। वो यू कंपनी के 100 रुपए के शेयर्स बाय कर लेगा। अब क्योंकि उसे रिटर्न तो पहले जितना ही कमाना है, 20 रुपए, वो 100 रुपए बेवकूफ थोड़ी ना है कि 100 रुपए यहाँ से निकाल के यहाँ डाल रहा है 20 की जगह 15 रिटर्न कमाने के लिए, नहीं, वो मार्केट से 50 रुपए बोरो करेगा। अब उसके पास कितने पैसे हो गए, 150 रुपए हो गए। 150 रुपए अब उसके पास हो गए। अब उसको 150 रुपए पे 15% क्या मिलने वाला है, उसको रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, ही विल नाउ गेट अ रिटर्न ऑफ 150 रुपीज। वो कंपनी यू में इन्वेस्ट कर कर 15% का क्या कमाएगा, रिटर्न कमाएगा, यानी 22.5 रुपए कमाएगा।
लेकिन 50 रुपए फ्री में तो बोरो नहीं किया ना, 10 रुपए इंटरेस्ट उस पर भी लगा है, तो 5 रुपए को उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो टोटल रिटर्न 22.5 कमाया, -5 रुपए उसमें से इंटरेस्ट चुका दिया, तो उसका फाइनल रिटर्न हो गया 17.5 रुपीज। दिस इज नोन एज लेवरेज, दिस इज नोन एज पर्सनल लेवरेज, जिसको हम कहते हैं कि इन्वेस्टर कॉर्पोरेट लेवरेज को छोड़कर पर्सनल लेवरेज का इस्तेमाल करता है। यही है पूरा कोर आपका एमएम थ्योरी का फर्स्ट वर्जन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम पीवाईक्यू भी करेंगे। एमएम थ्योरी का सेकंड वर्जन जब कहता है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, अब जब सेकंड वर्जन कहता है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल है किससे? नेट इनकम अप्रोच से। नेट इनकम अप्रोच क्या कहती थी? दैट जो फर्म की वैल्यू है वो एब्सोल्युटली कंप्लीटली डिपेंडेंट है किस पर? कैपिटल स्ट्रक्चर पर। कैपिटल स्ट्रक्चर पर आपके फर्म की वैल्यू डिपेंडेंट है। और दूसरा नेट इनकम अप्रोच क्या कहती थी? डेट का इस्तेमाल ज्यादा करो, इक्विटी का इस्तेमाल कम करो। जितना ज्यादा आप डेट का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम आएगा। हायर द यूज ऑफ डेट विल रिड्यूस द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वाई द रीजन इज एवरीवन नोज, क्योंकि डेट एक चीपर सोर्स है फाइनेंस का। ऐसा नेट इनकम कहती है कि भैया वैल्यू ऑफ फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। एंड एमएम थ्योरी का सेम वर्जन कॉर्पोरेट टैक्सेस में भी यही कहता है। और नेट ऑपरेटिंग इनकम कहती है वैल्यू ऑफ फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। वो सेम वर्जन किससे रिलेट करता है? व्हेन एमएम थ्योरी व्हेन कॉर्पोरेट टैक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट, जो अभी अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो डेट ज्यादा उठाइए क्योंकि डेट एक सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जिससे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, सस्ती कॉस्ट पर पैसा बोरो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या बढ़ेगी? आपकी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और लेटर ऑन एमएम थ्योरी में उन्होंने माना कि एमएम ने माना 1963 में लगभग एक पेपर पब्लिश किया था, उन्होंने ये कहा था कि ये उन्होंने मान लिया कि लेवर्ड फर्म और अनलेवर्ड फर्म, लेवर्ड फर्म की जो वैल्यू आएगी वो अनलेवर्ड फर्म्स की वैल्यू से ज़्यादा आएगी। द वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म। पहले उन्होंने कहा था कि सेम रहेगी, अगर सेम नहीं रहेगी तो उन्होंने क्या कहा था? आर्बिट्रेज होगा। और फिर बाद में उन्होंने 1963 में पेपर पब्लिश करते हुए कहा कि वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया एज इट इज, ऐसा ऐसा ही टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपको बहुत इजीली जो है वो कंप्लीटली ये थ्योरी जो है वो समझ में आ जाएगी। दो फर्म्स हैं पी और क्यू, ठीक है, आइडेंटिकल हैं, एक्सेप्ट दैट P डज नॉट यूज एनी काइंड ऑफ डेट इन इट्स फाइनेंसिंग। P किसी भी तरीके का डेट इस्तेमाल नहीं करता। तो मुझे बताइए P कौन सी फर्म होगी, लेवर्ड या अनलेवर्ड? यस, P क्या होगा? अनलेवर्ड फर्म है। और Q क्या है? आपकी लेवर्ड फर्म है। जबकि जो Q है उसने 4 लाख के डिबेंचर्स जो है वो इशू कर रखे हैं, 4 लाख के डिबेंचर्स उसने इशू कर रखे हैं 10% डिबेंचर्स पे उसकी फाइनेंसिंग में। दोनों की अर्निंग्स जो है वो 3,20,000 है। दोनों का ईबीआईटी जो है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो 3,20,000। और आफ्टर टैक्स कैपिटलाइजेशन रेट इज 16%। कैपिटलाइजेशन रेट क्या है? मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था, कैपिटलाइजेशन और कुछ नहीं है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, यानी 60%। 50% कॉर्पोरेट टैक्स अज्यूम कर कर बताइए कि जो फर्म है उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। ठीक है, 50% कॉर्पोरेट टैक्स अज्यूम करते हुए हमें बताना है फर्म की जो है वो वैल्यू क्या होगी। अब जब भी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला जो है वो क्या है। व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, आपको फॉर्मूला जो है वो सबसे पहले क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है लेवर्ड फर्म जो है हमारी, ठीक है, जो डेट इस्तेमाल करती है, कौन सी लेवर्ड फर्म है? हमारी क्यू फर्म जो है वो लेवर्ड फर्म है, जो कि 4 लाख का क्या इस्तेमाल कर रही है? डेट का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, लेवर्ड फर्म, सबसे पहले मैं आपको पहले तो फॉर्मूला बता देती हूँ। देखिए, वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म जो होती है वो वैल्यू ऑफ V है, ये वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस डी टी,
ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है, दैट वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस डिबेंचर्स या डेट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम अनलेवर्ड फर्म की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म। ठीक है, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म हम निकाल रहे हैं, क्योंकि अनलेवर्ड निकालेंगे वो ऐड करेंगे तभी लेवर्ड आएगी, इसलिए पहले हम अनलेवर्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म हम पहले निकाल रहे हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 - टैक्स रेट डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब हमारे क्वेश्चन में ईबीआईटी कितना दे रखा है? 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट है 0.50 डिवाइडेड बाय हमारा शायद कैपिटलाइजेशन रेट था 16%। राइट, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे लगभग तो आपका आ जाएगा 10 लाख। तो वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म आ गई आपकी 10 लाख। ठीक है, प्लस डिबेंचर्स कितने इशू किए थे उन्होंने? डिबेंचर्स क्यू फर्म ने 4 लाख डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय टैक्स। ठीक है, और टैक्स कितना है? 0.5। तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख एंड 10 लाख प्लस 2 लाख करेंगे तो आपकी जो वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म है वो आ जाएगी विच वुड बी 12 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना, वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस डिबेंचर्स आफ्टर टैक्स यानी डेट आफ्टर टैक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप जरूर एक बार सॉल्व करके देखिएगा ताकि आपको आ जाए। अब क्योंकि ये क्वेश्चन हार्डली 2 मिनट लगते हैं सॉल्व करने में और एनटीए का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आजकल एनटीए पूछने लग गई है इस चैप्टर से, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आप ये सॉल्व करके देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। अ फर्म, दो फर्म्स हैं जो कि आइडेंटिकल है दोनों एस्पेक्ट्स में, लाइक से एक्स एक्स है और वाई फर्म है, एक्सेप्ट दैट एक फर्म जो है, ठीक है, एक फर्म अनलेवर्ड है और दूसरी फर्म लेवर्ड है। ठीक है, फर्म वाई हैज़ 10 लाख डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग, अज्यूमिंग दैट द एम एम अजम्पशंस आर मेट, द टैक्स रेट इज 50%, ई बी आई टी है ये, सॉरी, ई बी आई टी 3 लाख है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट फॉर फर्म एक्स इज 10%, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फर्म एज पर द एम एम अप्रोच। सेम जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन ये वही है, आप एक बार जरूर सॉल्व करके देखिएगा। चलिए अब हम कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करके देख लेते हैं सो दैट यू गेट टू नो कि आप कॉन्सेप्ट को जो है वो अप्लाई कर भी पा रहे हैं या आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। सो लेट अस जस्ट क्विकली बिगिन विद द पीवाईक्यूज। चलिए, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्म्स मार्केट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सी अप्रोच ये कहती है कि फर्म की जो मार्केट वैल्यू है उसका लेना देना कैपिटल स्ट्रक्चर से बिल्कुल भी नहीं होता है? ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था कि फर्म की वैल्यू और कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी कहती है और ऐसा एमएम अप्रोच भी कहती है। कौन से प्रोपोजिशन में? अपने फर्स्ट प्रोपोजिशन में कहती है, जब कॉर्पोरेट टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, अभी अभी हमने पढ़ा था जब कॉर्पोरेट टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो एमएम अप्रोच भी यही सेम चीज़ कहती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम भी कहती है, एमएम भी कहती है। हम ऑप्शंस देखें तो हमें ऑप्शंस में नेट ऑपरेटिंग इनकम नहीं दे रखा है, तो हमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एमएम हाइपोथेसिस। ठीक है, आर आंसर वुड बी एमएम हाइपोथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम पीवाईक्यू का। मॉडगिलानी मिलर अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड फैक्टरिंग। ठीक है, अब हमें पता है, अच्छा हमें ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे। आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज किस में यूज होता है? आर्बिट्रेज का प्रोसेस हमने अभी भी पढ़ा था, एमएम अप्रोच में यूज होता है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच किसकी थ्योरी है? कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है। सो ए का आपका फोर्थ हो जाएगा, ए का फोर्थ दो ऑप्शंस में है एंड बी का थर्ड, ए का फोर्थ बी का थर्ड। ठीक है, तो वैसे तो यहीं से आंसर पता चल जाएगा, आंसर ए होगा। फिर भी आगे देख लीजिए, फैक्टरिंग जो है वो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, बिल्स रिसीवेबल्स को मैनेज करने के लिए हम फैक्टरिंग की सर्विसेज लेते हैं। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? कमर्शियल पेपर। ठीक है, कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज कॉरपोरेशंस इशू करते हैं विथ द परमिशन ऑफ आरबीआई। बिना आरबीआई की परमिशन के आप मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को इशू नहीं कर सकते, सॉरी कमर्शियल पेपर को इशू नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अ, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके थे जब हमने नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पढ़ी थी, तो ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। चलिए एक और देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ मॉडगिलानी मिलर मॉडल। परफेक्ट, इनमें से कौन सा अजम्पशन नहीं है एमएम मॉडल का? परफेक्ट कैपिटल मार्केट, ये बिल्कुल था अजम्पशन, मैंने आपको पढ़ाया था। इंडेक्स, एब्सेंस ऑफ टैक्स भी एक एक वर्जन में अजम्पशन होता है मॉडगिलानी मिलर मॉडल का। इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस, ठीक है, लेवर्ड अनलेवर्ड, एक कंपनी रिस्की है दूसरी कंपनी कम रिस्की है, तो इन्वेस्टर ए क्या करेगा, एल कंपनी में शेयर बेच के यू में खरीद लेगा, और वो उसमें उसमें छोड़कर उसमें खरीद लेगा। तो रिस्क रिस्क भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं होता वैल्यू ऑफ फर्म से, ये भी एक अजम्पशन होता है। नेक्स्ट अजम्पशन दे रखा है यूनिटी फॉर डिविडेंड पे आउट रेशो। मैंने आपको अजम्पशन पढ़ाया था क्या, यूनिटी का मतलब डिविडेंड पे आउट रेशो 1 है, यानी डिविडेंड, यूनिटी फॉर डिविडेंड डिविडेंड पे आउट रेशो हमने तो पढ़ा था कि 100% डिविडेंड हम पे कर रहे हैं, यानी प्रॉफिट जो है वो हम रिटेन कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला अजम्पशन जो है वो गलत है। हम तो क्या करते हैं, 100% प्रॉफिट्स को क्या कर देते हैं, रिटेन करते ही नहीं है, सारा का सारा प्रॉफिट डिविडेंड में जो है वो बांट देते हैं, ठीक है। तो 100% डिविडेंड पे आउट रेशो होता है, ये मैंने आपको बताया था। चलिए एक और क्वेश्चन अच्छा सा देख लीजिए, क्योंकि इसमें सारी थ्योरीज लगभग आ गई हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम, मॉडगिलानी मिलर मॉडल एंड सीएपीएम मॉडल। पहले तो सीएपीएम मॉडल किसका होता है? सीएपीएम मॉडल मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ाया था, मैंने एक घंटे का लाइव लेक्चर लिया था, मेरे यूट्यूब चैनल पे होगा, जिसमें मैंने 10 साल के पीवाईक्यूज और सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन डेप्थ कैलकुलेट करना कॉन्सेप्चुअली सिखाया था। तो उस पर मैंने आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ये मॉडल पढ़ाया था, सीएपीएम मॉडल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता था रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा मार्केट रिस्क प्रीमियम माइनस रिस्क फ्री रेट, ठीक है। और ट्रेडिशनल अप्रोच किसकी होती है? एजरा सोलोमन की अप्रोच थी कैपिटल स्ट्रक्चर की, राइट। तो अब आप मैच करके जो है वो देखिए, द वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी। गियर्ड कंपनी मतलब लेवर्ड कंपनी, एंड अनगियर्ड मतलब अनलेवर्ड कंपनी। ऐसा हम किस में बोलते थे? यस, ऐसा हम मॉडगिलानी मिलर अप्रोच में बोलते थे। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, द capital structure that minimizes the firm's cost of capital then and thereby maximizes the value of firm। ये वाला जो है ये हमारी कौन सी अप्रोच कहती थी कि ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि वेट ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सबसे मिनिमम कर दे और फर्म की वैल्यू को सबसे ज़्यादा क्या कर दे, मैक्सिमाइज कर दे, ठीक है। फर्म की वैल्यू को सबसे मैक्सिमाइज कर दे, ऐसा कौन सी अप्रोच कहती थी? यस yes, ऐसा ट्रेडिशनल अप्रोच के एक स्टेज में कहा जाता था। ट्रेडिशनल अप्रोच 3 स्टेजेस में होती थी, तो पहले स्टेज में ये कहा जाता था, ठीक है। देन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहती है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ फर्म का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर का वैल्यू ऑफ फर्म का कोई भी लेना देना नहीं है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप डेट इक्विटी का कुछ भी मिक्सचर जो है वो रख लें, ठीक है। तो आपका यहाँ से सी का हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा बी। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुकी थी, एक एक पर्टिकुलर वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था। चलिए एक क्वेश्चन ये अच्छा देख लीजिए, assertion reasoning, arbitrage keeps the cost of capital constant despite the change in capital structure, it ensures, हमेशा assertion reasoning में because लगाकर देख लीजिए अगर ये, it ensures compensating inverse change in the cost of equity capital with the cost of debt capital। आर्बिट्रेज में होता क्या है, ये एक्स फर्म है ये वाई फर्म है, ये लेवर्ड है ये अनलेवर्ड है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसमें रिस्क जो है वो इतना नहीं है। तो ए एक शेयर होल्डर है, वो एक्स में अपना शेयर बेच के वाई में खरीद लेगा, और वाई वाला जो है वो अपना शेयर वाई में बेचकर एक्स में खरीद लेगा। तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। और हम इन्वर्स कर देते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को विद द चेंज इन कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोथ नेट इनकम अप्रोच एंड एमएम अप्रोच assume that cost of capital is independent
ऑफ द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। देखिए बार बार ना फाइनेंशियल लेवरेज वर्ड को यूज कर रहा है। फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब डेट का इस्तेमाल करना, डेट का ज्यादा इस्तेमाल करना इज फाइनेंशियल लेवरेज। तो ये कह रहा है कि नेट इनकम अप्रोच एंड एमएम अप्रोच अज्यूम दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंडिपेंडेंट, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का और फाइनेंशियल लेवरेज का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। क्या नेट इनकम अप्रोच ऐसा मानती है? डज नेट इनकम अप्रोच सेज लाइक दिस? दो थ्योरीज हमने पढ़ी थी, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। डज नेट इनकम अप्रोच सेज लाइक दिस? नो। नेट ऑपरेटिंग इनकम ऐसा कहती है भाई कि वैल्यू ऑफ फर्म का और वैल्यू ऑफ फर्म का और कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसा नेट ऑपरेटिंग कहती है, नेट इनकम नहीं कहती है। तो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो क्या है, गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट, अ कैपिटल स्ट्रक्चर विच मिनिमाइजेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैक्सिमाइजेस द अर्निंग पर शेयर यानी वैल्यू ऑफ फर्म, वो ऑप्टिमल है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये कौन कहता है? ये नेट इनकम अप्रोच ही कहती है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पर नेट इनकम की जगह नेट ऑपरेटिंग इनकम होता तब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होते। ठीक है, चलिए। सो आई होप आपको एमएम थ्योरी बहुत इन डेप्थ इन डिटेल में समझ में आ गई होगी। आई होप आप पीवाई क्यूज जो है वो सॉल्व कर पाए होंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।